हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th और 10th मार्च का करंट अफेयर। राइट, देखो 9th और 10th मार्च का हमने करंट अफेयर डिस्कस नहीं किया था, तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। और इसमें भी देखो 9th और 10th मतलब 9th को सैटरडे था और 10th को संडे था। तो नॉर्मली देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं होती क्योंकि हॉलीडे होता है। फिर भी जो IAS प्रीलिम्स 2019 के हिसाब से हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी, हम वो सारा का सारा कवर करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद देखो जो बुक्स चाहिए होगा ना, तो बुक्स के लिए मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी बुक्स की लिस्ट डाल रखी है जो IAS प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो आप अमेजोन से जाके, अमेजोन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, अमेजोन से जाके आप वहाँ से आराम से परचेज कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे डायरेक्टली लिंक ही दे रखा है। लेटेस्ट एडिशन की बुक सारी हैं, तो आप जाके डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए करंट अफेयर न्यूज़ में बात करें अगर हम, तो देखो हम मैप रिवीजन की बात करें तो मैप रिवीजन में हम इंडिया का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने स्टेट देख लिया था, उसकी कैपिटल से देख ली थी हमने। ठीक है, स्टेट और उसकी कैपिटल हमने देख लिया था। अब हम ये देख रहे थे कि जो हमारी स्टेट्स है ना, उस स्टेट्स के साथ साथ कौन से देश की सीमाएं लगती है, तो हम वो स्टेट्स सारे देख रहे थे। तो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हमारे आते हैं जिनकी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो वो हम रिवीजन कर रहे थे। तो आज हम ये सेकंड रिवीजन होगा हमारा ये नॉर्मली वैसे तो, बट ये ठीक है, हम एक बार और रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम इसको समअप करके फिर हम आएंगे कि राज्यों के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। मतलब अगर असम की बात करें तो असम कितने राज्यों से घिरा हुआ है, कौन कौन सा राज्य लगा है, वो देखेंगे 2 लेक्चर में हम। उसके बाद हम आएंगे दोस्तों इंडिया के मिट्टी पे, उसके बाद इंडिया के मिनरल्स पे, खनिज पे, और कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उसके उद्गम कहाँ है, वो हम रिवीजन कर रहे हैं। फिर भी एक ही मैप में हम सारी की सारी जो 10 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उसका उद्गम देखेंगे और कहाँ गिरती है ये देखेंगे। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हम रिवीजन करने वाले हैं। राष्ट्रीय पार्क देखो हमने लगभग सारा इंपॉर्टेंट कवर कर रखा है, और उस पर मैंने आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया था। और आशा करता हूँ कि आप 90 डेज स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखो 90 डेज स्ट्रेटजी का भी हम उस पर अभी वीडियोस लाना चालू करेंगे सीरीज़। ठीक है, तो मुझे 1-2 दिन थोड़ा समय चाहिए था जिससे कि मैं सारे माइंड मेकअप और सारी चीज़ें कर सकूँ। ठीक है, तो काफ़ी लंबे गैप तक हम बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी रहा, मुझे आउट ऑफ स्टेशन भी रहा, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को नहीं दे पाया था। बट फिर भी अभी से मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊँ। दूसरी चीज़ ये भी थी, जो 90 डेज स्ट्रेटजी थी हमारी, जिन्होंने अभी तक चालू नहीं किया, देखो आपके पास लास्ट टाइम है, क्योंकि जो मैंने बनाया था प्लान ना, उसमें देखो 80 डेज में ही आपका सिलेबस खत्म हो रहा था, 10 दिन आपको रिवीजन के लिए था। तो ठीक है, रिवीजन नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं चालू की है तो प्लीज़ आप अभी से तैयारी चालू कर दीजिए 80 डेज़ के लिए। आप यकीन मानिए, अगर आपने 80 डेज़ ये अपने ज़िंदगी के लगा दिए तो ये याद रखिए कभी ये व्यर्थ नहीं जाएगा। मतलब लाइफ में कुछ भी पढ़ा हुआ देखो ख़राब नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड में, किसी न किसी रूप में आपको काम ही आता है। कल को हो सकता है आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे सारी चीज़ें। ठीक है, कल को उसको IAS भी बनाना हो तो कल को बहुत सारी, मतलब देखो आप सोच नहीं सकते कि आपकी चीज़ें कहाँ यूटिलाइज हो सकती हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप एक बार ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और एक बार में एग्जाम निकालने की बात करो। देखो आपको कट ऑफ नहीं सोचना है कि कट ऑफ कितना जाना है, मेंस का कट ऑफ कितना जाता है ये नहीं सोचना है। आपको हमेशा बस यही सोचना है कि मेरे को टॉप करना है। जब आप टॉप करने के लिए पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम राज्यों की बात करें तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। इधर है नेपाल, इधर भूटान, इधर चाइना। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इधर चाइना है, इधर म्यांमार है और इधर भूटान है। उसके अलावा अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल भी 3 देशों से घिरा हुआ है, बांग्लादेश, भूटान और आपका नेपाल से। ये है पूरा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जिसको हम बोलते हैं, ये है पूरा। ठीक है, ये मेनली 3 इधर के जो ईस्टर्न साइड के हैं आपके राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमाएं अपना साझा करते हैं। उसके अलावा अगर 2 देशों की बात करें, 2 देशों के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, मिजोरम म्यांमार के साथ भी करता है और बांग्लादेश के साथ भी करता है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं आपका असम की, तो असम भी देखो 2 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से? बांग्लादेश के साथ और भूटान के साथ। आप ये देखोगे तो असम यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है अपना, और यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पे मतलब तो बांग्लादेश से 2 बार बॉर्डर शेयर करता है ये। तो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर आगे देखेंगे हम तो देखो सिक्किम हमने देख लिया। ठीक है, इधर हमने वेस्ट बंगाल देख लिया, असम देख लिया, अरुणाचल प्रदेश देख लिया। नागालैंड की सीमा एक ही देश के साथ लगती है, म्यांमार के साथ। मणिपुर की भी एक ही के साथ लगती है। त्रिपुरा की बांग्लादेश के साथ लगती है, और मेघालय की आपका बांग्लादेश के साथ लगती है। तो देखो हमने लगभग आपका नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न साइड के जितने भी राज्य थे उसके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख ली। अब नॉर्थ की बात करें तो जम्मू कश्मीर 3 देशों से घिरा हुआ है। इधर पाकिस्तान है आपका, इधर चाइना है, और यहाँ पे अफगानिस्तान है जिसकी 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये मैंने बहुत पहले अभी आपको बताया भी था। उसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीमा चाइना से लगती है, उत्तराखंड की सीमा चाइना से लगती है, और आपका नेपाल से भी लगता है, तो ये भी याद रखिएगा। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान की सीमा आपकी पाकिस्तान से लगती है। ठीक है,
आगे बढ़े तो अगर आगे देखेंगे हम तो गुजरात की भी सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो याद रखिएगा। हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ अभी देख रहे हैं। उसके बाद यूपी की बात करें तो यूपी की सीमा नेपाल से लगती है, बिहार की सीमा नेपाल से लगती है, उत्तराखंड हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है। और उसके बाद जल की सीमा की बात करें तो जल सीमा के साथ हमारा तमिलनाडु राज्य का लगता है आपका श्रीलंका के साथ। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार और पाक खाड़ी है, ये मैंने बहुत बार रिवीजन भी कराया है आपको, तो यहाँ पे है ये, ठीक है, सॉरी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे देखो मालदीव है, जिसको हम पड़ोसी अपना देश भी मानते हैं, तो हमारी समुद्री सीमा इसके साथ भी लगती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है। बात करते हैं 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। मतलब एक तरह से ये बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन था, तो इसलिए हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, एक छोटा संविधान संशोधन के रूप में जानते हैं बहुत ही, क्योंकि मेजरली इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए थे। पहली बार बात करें तो जो हमारा प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। अखंडता पहले से ही था, कहीं एकता, हाँ अखंडता, एकता अखंडता में कोई ऐड हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, एकता ऐड हुआ था या अखंडता, मतलब पहले एक वर्ड था इसमें, एक ऐड कर दिया गया था, ठीक है। एकता था शायद पहले, अखंडता ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा कि ये 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ें बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और नॉर्मली जहाँ तक मेरे को याद है कि एकता शायद था इसमें, ठीक है, एकता पहले से था, अखंडता वर्ड जोड़ा गया था। तो अगर आपसे पूछा भी जाए तो कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, तो आप याद रखिएगा कि हमारे प्रीएम्बल, हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अगर बस एकता और अखंडता में से अगर पूछा जाए कभी तो याद रखिएगा अखंडता जोड़ा गया था, ठीक है। बट अगर वैसे अगर दिया है तो एकता और अखंडता ही आप लिखिएगा, क्योंकि देखो पहले एकता लिखा जाता था हमारे प्रीएम्बल में, इसमें और जोड़ के और अखंडता वर्ड इतना जोड़ा गया था। तो हम इसको पूरा ही संविधान संशोधन मानते हैं। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जोड़ा गया था हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। उसके अलावा निधि से बहुत सारे चेंजेस हुए थे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें हम बात करें अगर तो हमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए, ठीक है। टोटल अभी 11 है, बट उस टाइम पे 10 बताए गए। तो वो भी आपको याद होना चाहिए कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमें बताए गए, क्या क्या हमें फॉलो करना था, वो सारी चीज़ें उसमें जोड़े गए कि आपकी, देखो हम भारत के अगर नागरिक है तो हमारी भी कुछ क्या है, जवाबदेहिता बनती है, तो हमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस अपने भारत के, अपने देश के लिए फॉलो करने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई थी, ठीक है। वो मेजरली जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए मैंने आपको बता दिया दोस्तों। एक तो आपको ये वाला याद रखना है, दूसरा आपका अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसको भाग 4 क के नाम से भी जानते हैं, इसको ऐड किया गया। ये 2 पॉइंट्स तो आप याद रखेंगे। उसके अलावा ये सारी चीज़ें कही गई थी, लेकिन इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि लोकसभा राज्यसभाओं की अवधि 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई, बाद में फिर इसको हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। एटलीस्ट आप एक बार पढ़ के रखिए कि आपको एटलीस्ट क्या क्या हुआ था चेंजेस, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर मेजर एक इंपॉर्टेंट बात करें तो देखो इसमें ये चीज़ कही जोड़ी गई कि जो राष्ट्रपति होगा, मंत्रिपरिषद और उसमें प्रमुख, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पे क्या करेगा, उसके अनुसार कार्य करेगा। तो ये एक चीज़ अंतर्निहित किया गया था इसके अंतर्गत, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई जो मैंने आपको बता दी। पहले तो प्रस्तावना में हमारे क्या क्या ऐड किया गया, दूसरा आपका राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करेगा, और तीसरा आपको मैंने बता दिया कि आपका 51 का ऐड किया गया। तो ये मेजरली 3 चीज़ें थी। तो ये मैं आपको 2-3 दिन इसको डिस्कस करूँगा, 2 दिन एटलीस्ट तो हम डिस्कस करेंगे ही, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर्स की बात करें तो कृष्णा नदी का रिवीजन हम कर रहे थे, तो याद रखिए कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, या ऐसा कह सकते हैं महाबलेश्वर से निकलती है। इतनी ही आप चीज़ें याद रखेंगे तब भी। इसकी लगभग जो लंबाई है 1400 कुछ है, बट 1400 के आसपास आप याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। वैसे एग्जैक्टली यूपीएससी में लेंथ वगैरह नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो अगर मैप में आप देखोगे तो आप अगर कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर यहाँ पे है, यहाँ से निकलती है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप ये इतना याद रखिएगा। तो ये पूर्वी साइड में गिरती है नदी। उसके अलावा देखो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू, ठीक है, मुनेरू, ये सारे मैंने नदियाँ बताई थी। वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। और इसी नदी पे, कृष्णा नदी पे ही बना है दोस्तों नागार्जुन सागर डैम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए किस नदी पे बना हुआ है। ये नॉर्मली पूछा जाता है। आपको इसकी सहायक नदियाँ मेजरली याद रखनी है, प्लस कहाँ से निकलती है याद रखनी है, कहाँ पे गिरती है याद रखनी है। अगर उस पर कोई इंपॉर्टेंट डैम है तो आपको डैम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और किन किन राज्यों से गुजरती है तो याद रखिएगा, इसका जो इसका शेयरिंग है वो है महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तेलंगाना से और आपका आंध्र प्रदेश से। तो ये मेजरली 4 राज्य है जो इसका कैचमेंट एरिया बेसिन जिसको बोलते हैं,
ये 4 राज्यों के साथ शेयर होता है, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 4 राज्य कौन कौन से मैंने बता दिया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश से हुआ करता था, लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ तो 2 राज्य और मतलब 1 राज्य और ऐड हो गया। तो ये ऐसे देखते हैं, ये नदी ऐसे होते हुए तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए गिरती है आपका बे ऑफ बंगाल में, राइट। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। मेजर अगर सिटीज़ की बात करें तो अमरावती, जो अभी आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की राजधानी होने वाली है, वो कृष्णा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, तो आप ये याद रखिएगा। और विजयवाड़ा भी इसका एक इंपॉर्टेंट शहर है, तो आप ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब देखो भारत और रशिया के बीच परमाणु पनडुब्बी समझौता हुआ है, जिसका नाम दिया गया है चक्र 3। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है चक्र 3 हम किससे ले रहे हैं, तो याद रखिएगा रशिया से ले रहे हैं, या किसके बीच परमाणु समझौता हुआ है, तो आप याद रखिए भारत और रशिया के बीच। इससे पहले हमने चक्र 1 भी लिया था आपका 1988 में, उसके बाद 2012 में चक्र 2 लिया था, तो सारे रशिया से ही हमने लिए हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जहाँ भी परमाणु पनडुब्बी वगैरह की बात है ना, ये ज़्यादातर हम लेते हैं दोस्तों रशिया से ही। हमने जितने भी आज तक लिए हैं, मेजरली विक्रांत वगैरह की बात करें तो मेजरली हमने बहुत सारी चीज़ें रसिया से ही ली है। इनकेस अगर आपको नहीं पता है, तो अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं रसिया या किसी और देश के साथ जाने की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको तुक्का ही मारना अगर हो तो आप रसिया के साथ ही मारिएगा, क्योंकि पनडुब्बी वगैरह जितने भी है ना, नॉर्मली हमने ज़्यादातर रसिया से लिए हैं। क्योंकि अभी देखो हमारा झुकाव अभी यूएसए के साथ हुआ है, इससे पहले हमारा रसिया सदाबहार मित्र रहा है दोस्तों, 1950 से लेके 1992-93 तक, इवन अभी भी है, बट मेजरली उस टाइम तक रहा है। ठीक है, उसके बाद इरोड हल्दी को मिला जीआई टैग। अब जीआई टैग मिला है दोस्तों हल्दी को, जो इरोड हल्दी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये आपको अब बस इतना ही पता रखना आपको इरोड क्या है। इरोड आपको कोई मतलब ऐसा नहीं कि इरोड कुछ नया चीज़ है। इरोड दोस्तों एक प्लेस है तमिलनाडु का, जो कोयम्बटूर ज़िला है ना, वहाँ का, ये तमिलनाडु का ज़िला है कोयम्बटूर, वहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है इरोड, वहाँ पे हल्दियाँ पाई जाती हैं। अब इसको जीआई टैग इसलिए दिया गया क्योंकि ये कहा जाता है कि इनके जो पुरखे थे अपने घरों में ऐसे हल्दी के पौधे लगाते थे, और काफ़ी टाइम से रहा है, जिसमें अगर चोल चाल, जैसे अगर आप इंडिया का साउथ की मैप अगर बनाओगे तो यहाँ पे देखो इस साइड में चोल रहते थे, पांडे रहते थे, ठीक है, तो ऐसे चेर रहते थे इधर, तो ये सारे एरिया में रहते थे। तो उस टाइम पीरियड से ही क्या है, इसको मतलब ये लोग उगा रहे हैं। ठीक है, अब जीआई की बात करें तो जियोग्राफिकल लोकेशन जो इंडेक्स जिसको बोलते हैं हम, जियोग्राफिकल इंडेक्स, वो क्यों दी जाती है जी देखो जियोग्राफिकल इंडेक्स का सिंपल सा मतलब दोस्तों होता है कि किसी अब एक भौगोलिक स्थिति में, किसी भौगोलिक स्थिति या भूगोल विशेष में किसी एक पर्टिकुलर वस्तु को या किसी एक उगाने वाले कृषि उत्पाद को, या ठीक है, हम क्या करते हैं चिन्हित करते हैं। कि अगर मैं बात करूं इरोड हल्दी, तो इरोड हल्दी जैसे ही मैं नाम लूँगा आपको कहाँ के याद आएगी, तमिलनाडु का, तमिलनाडु में भी कोयम्बटूर ज़िले की याद आएगी आपको। तो ये एक तरीका होता है कि हम किसी एक भौगोलिक स्पेशलाइज कहते हैं ना, जैसे बनारसी साड़ी की बात करते हैं, तो बनारसी साड़ी जैसे नाम में आ गया बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी कहाँ की फेमस है, वाराणसी की। तो जैसे ऐसे बात मतलब पान की बात करते हैं, तो बनारस के जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की तरफ से आपको दे रहा हूँ, पान की बात जहाँ पे आती है तो खाई के पान बनारस वाला, आपने वो भी गाना बहुत बार सुना भी होगा। तो ऐसे नॉर्मली जो आती है ना, एक भौगोलिक विशेष स्थिति के हमें क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो जीआई टैग इसीलिए दिया जाता है कि उस चीज़ को एक तो हम बढ़ावा भी दे सकें, एक ग्लोबली पहचान भी दे सकें, उसके साथ साथ उस चीज़ को हम प्रमोट करें कि लोग वहाँ के जो भी है खेती अगर करना चाहते हैं किसान वगैरह, तो उसको ग्लोबली आपको उसको बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसका देखो दृष्टिबाधित लोगों के लिए दोस्तों अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने सिक्के नए तरीके से लॉन्च करने की बात की, मतलब 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, और नया सिक्का आ रहा है 20 रुपये का। इसको इस तरह से प्रिंटिंग की जा रही है कि जो लोग मतलब दिव्यांग होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं नॉर्मली, ठीक है, वो लोग भी क्या कर सके, पहचान सके कि 1 रुपये का सिक्का है, कि 5 रुपये का सिक्का है, कि 2 रुपये का सिक्का है। आपने कभी नोट देखा है? अगर आप नोट देखोगे तो यहाँ पे कभी ध्यान देना आप, ठीक है, अभी 2000 का मैं नोट की बात करता हूँ, 2000 के नोट के देखोगे तो यहाँ पे 7 लाइनें ऐसे खींची होंगी ब्लैक कलर की। अगर 500 का नोट देखोगे तो आप यहाँ पे 5 लाइनें शायद खींची गई हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर 1000 रुपये का जो नोट अभी आया तो नहीं है, वहाँ पे देखो 6 आएंगे, तो ऐसे मतलब लाइनें खींची गई नोट पहचानने के लिए कि 2000 का नोट है तो वहाँ पे 7 लाइनें मिल जाएंगी, 500 का नोट है तो 5 लाइनें मिल जाएंगी, फिर अगर 200 का नोट है तो वहाँ पे 4 लाइन ऐसी खिंची हुई मिल जाएगी। आप देखना कभी नोट के एकदम कॉर्नर पे होता है, अगर ऐसे ही पूरा नोट है, मैं ऐसे बताता हूँ आपको, अगर ऐसे आप पूरा नोट देखोगे तो यहाँ पे लाइनें खिंची हुई ब्लैक कलर की। अगर आपके पास नोट होगा तो एक बार जरूर निकाल के देखिएगा, वो एक्चुअली दृष्टिबाधित लोगों के लिए होता है। दृष्टिबाधित लोग ऐसे इसी तरीके से नोट्स को पहचानते हैं, उनके लिए सिम्बल्स होता है, वो टच करके फील करते हैं कि कितने रुपए का नोट है। ठीक है, तो नॉर्मली देखो हम ये सारे सिक्के अभी यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ी सी बस एज एन इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे ऐड कर दिया। और अभी 20 रुपये का सिक्का भी आ रहा है, तो जो अभी क्या है कि 12 दिशा में होगा, मतलब
जिसे हम अष्टभुज कहते हैं आपका, ठीक है, षटकोण कहते हैं। तो ऐसे 8 तरीके से ऐसे क्या रहेगा, वो पूरा कटा रहेगा। तो मतलब पूरी तरह गोल नहीं रहेगा वो सिक्का, ऐसे 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 गोल गोल घुमा गोल गोलाई में कटा हुआ रहेगा, ठीक है। तो 12 दिशाओं में रहेगा। 20 रुपये का सिक्का भी जारी होने वाला जल्दी। अब देखो फ्रांस की मदद से हम दोस्तों गगनयान कर रहे हैं। मतलब इसलिए इसको ऐड किया क्योंकि गगनयान का पूछा भी जा सके, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि गगनयान हम किसकी मदद से लॉन्च कर रहे हैं, तो बस इतना याद रखिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए कि फ्रांस की मदद से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। और कौन, भारत का अपना इसरो। तो ये दोनों मिलकर गगनयान को कार्यान्वित करने की मतलब युद्ध में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा बस, ठीक है। तो इसमें हम अगर देखो दो ही चीज़ें इसमें आती हैं। पहला ये पूछा जाएगा गगनयान हम किसकी मदद से कर रहे हैं, फ्रांस जर्मनी। हम लोग कन्फ्यूज यहाँ पे होते हैं, तो याद रखिएगा फ्रांस की मदद से हम करें, ना कि जर्मनी की मदद से, ठीक है। त्रिशूल कोले वेटलैंड, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट आप याद रखिएगा कहाँ पे है ये, ठीक है। त्रिशूल कोले वेटलैंड कहाँ पे है, आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया था। तो याद रखिएगा त्रिशूल कोले वेटलैंड उड़ीसा के चिल्का लेक के पास में है ना। यही होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं, त्रिशूल कोले वेटलैंड केरला में है, ठीक है। देखो ये मैप में मैंने यहाँ पे इसलिए दिखा रखा है कि मैं चेक करना चाह रहा था कि आप लोग क्या सोचते हैं। देखो ये मैंने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों, मैंने 8 मार्च को आपके डिस्कस किया था। देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो नॉर्मली UPSC क्या है ना कि हर साल कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर साल वो पूछता है किसी न किसी वेटलैंड से रिलेटेड। चिल्का लेक से देखो पूछ चुका है, ठीक है। चिल्का लेक से भी, जो उड़ीसा में चिल्का लेक, उससे भी पूछा जा चुका है। आपको याद रखना गाजीपुर में अमीपुर टैंक है, उससे पूछा जा सकता है कि अमीपुर टैंक कहाँ पे, ये पूछा जा सकता है। या तो फिर त्रिशूल कोले वेटलैंड पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये याद रखिएगा केरला में है, ठीक है। केरला में है, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जो मेनली देखो जितनी इंपॉर्टेंट लेक है ना UPSC से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अब ये सारी वेटलैंड बचते हैं जो थोड़े बहुत न्यूज़ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट या टाइमलाइन में रहते हैं, तो उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निम्नलिखित में कंपनी द्वारा बोलो नामक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों गूगल के द्वारा। गूगल की एक ऐप है जिसमें अगर आपकी भी इंग्लिश अगर ख़राब है तो प्लीज़ इसको ऐप आप डाउनलोड करिए, इसके साथ रीड करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ के, ठीक है। तो इसके साथ आपको बहुत कुछ, जैसे कि वो उसमें क्या होगा कि आपको कुछ कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ रहेंगी, आपको इंग्लिश में आएगा लिखा हुआ। अगर हिंदी सीखना है तो हिंदी भी सीख सकते हैं, बट अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अगर इंग्लिश में आपको लिख के आएगा कि आप उसको पढ़िए। जैसे ही पढ़ेंगे तो गूगल इसमें एक लेडीज़ की आवाज़ रहेगी, फीमेल बोलती है, या यू हैव डन द गुड थिंग्स, ऐसे ऐसे कुछ वो बोलती जाती है, आपको अप्रिशिएट करती जाती है। फिर लास्ट में आपको 20 सेकंड मिलेगा, 20 सेकंड में कुछ वर्ड्स आएंगे, रेंडमली आपको जल्दी जल्दी उसको पढ़ना होता है। तो एक तरह से आप अपनी इंग्लिश, जिसको बहुत लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है या मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो ये आपके लिए बहुत ही एक बेहतरीन सा ऐप है, ठीक है। बोलो ऐप, ऐसा इसका लोगो है, तो इसलिए मैंने इसको आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं थोड़ी इंग्लिश अच्छे से, तो आप इसको आप डाउनलोड करके एटलीस्ट बोलना अच्छे से सीख सकते हैं, इसको इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।